नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मॉड्यूल 5 प्रबंध के कार्य के अंतर्गत अभी तक हम लोग नियोजन और संगठन, फिर उसके बाद नियुक्तिकरण, उसके बाद निर्देशन, तो ऐसे विभिन्न प्रबंध के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज लोग जो नया पाठ शुरू करेंगे उसके अंतर्गत हम लोग जो प्रबंध के कुछ और कार्य हैं जैसे कि समन्वय और नियंत्रण, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो पाठ 14 आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है समन्वय का अर्थ। समन्वय को इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति से तो चलता नहीं है। संगठन में अनेकों लोग होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के बीच जो काम कर रहे हैं उनके बीच किस प्रकार से तालमेल को बेहतर बनाया जाए, तो वो जो तालमेल को बनाने का काम होता है वो जो कार्य है प्रबंध का, उसको समन्वय कहा जाता है। ठीक है ना, तो समन्वय का मतलब है कि अच्छे प्रकार से सभी लोगों के बीच तालमेल बनाकर काम को किया जाना और जो संगठन के उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य से संगठन को बनाया गया है, चाहे वो व्यवसायिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, कैसा भी एक संगठन हो, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी के जो एफर्ट्स हैं उनको साथ में एकजुट होकर एक दिशा में काम करना। ठीक है ना, ताकि जो विभिन्न विभाग हैं, ठीक है, या यूनिट्स हैं, वो सारी की सारी अलग अलग तरीके से इस प्रकार से काम करें कि वो अल्टीमेटली जो संगठन है उसके कार्यों को, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपना योगदान दें। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूनिट किसी और तरीके डायरेक्शन में काम कर रही है और दूसरी यूनिट किसी और डायरेक्शन में काम कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए समन्वय का बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत। तो किसी एक समूह के लिए यह संभव नहीं है कि वो पूरे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है ना, तो आवश्यक यही होता है कि सारे के सारे समूह जो हैं वो मिलकर एकजुट होकर समन्वय के साथ संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करें। ठीक है, तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न समूहों और विभागों के कार्यों में समरूपता हो। ठीक है ना, सब एक ही रूप से काम को अंजाम दें। ठीक है, काम को करें। तो प्रबंध का जो ये कार्य होता है जो कि विभिन्न विभागों के कार्यों में समरूपता लाता है, उसको समन्वय कहते हैं या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। व्यक्तियों, कार्य समूहों और विभागों के कार्यों में एक रूपता लाना और विभिन्न क्रियाओं और कार्यों को करने में समरूपता लाना, ये समन्वय का काम होता है। ठीक है ना, समन्वय क्या करता है, जो लोग हैं, जो लोगों के कार्य समूह हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उनको कार्य समूह बोलते हैं और उन कार्य समूह को मिलाकर विभाग बनते हैं। ठीक है ना, तो इन कार्य समूहों के, विभागों के और छोटे से रूप में व्यक्तियों के, इनके कार्यों में एक रूपता लाना और जो ये विभिन्न क्रियाएं ये लोग कर रहे हैं और जिन कार्यों को कर रहे हैं उनके कार्यों को करने में समरूपता लाना, ये सब समन्वय का काम होता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक छोटे से औद्योगिक संस्थान की बात करें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग यूनिट्स आपको दिखाई गई हैं। जैसे ये यूनिट है डेवलपमेंट की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विकास वाली यूनिट। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो उत्पाद है उसके संबंध में शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है। ठीक है ना, किस प्रकार से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है ना, साथ साथ जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी को भी यहाँ पर चेक
किया जा सकता है, ठीक है, और उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा विभाग है, डेवलपमेंट वाला। ऐसे ही ये जो विभाग है ये है प्रोडक्शन, ठीक है ना, जहां पर कि उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ रोबोट से भी उत्पादन हो रहा है और ये कुछ व्यक्ति इसमें उत्पादन में संलग्न भी हैं, ठीक है। तो ये अलग एक विभाग हो गया उत्पादन का। ऐसे ही ये जो विभाग है ये पैकेजिंग का विभाग है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माल की पैकेजिंग की जा रही है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इन डिब्बों में माल भरा जा रहा है, फिर उसके बाद उस माल पर सील लगाई जा रही है, उस पर लेबल्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सब काम पैकेजिंग में होता है। और लास्ट जो यूनिट है वो है डिलीवरी की, ठीक है ना, जहां से कि माल अलग अलग जगहों पर बाजारों में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे जो विभाग हैं इनके बीच में समन्वय होना आवश्यक है, ठीक है ना। जो ये जैसे आप मान लीजिए जो रिसर्च ये लोग करेंगे, जो उत्पाद में जो सुधार ये लोग बताएंगे, उसी के हिसाब से उत्पादन की जो इकाई है उसको उत्पाद तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच में समन्वय नहीं होगा तो ये सही प्रकार से उत्पादन को अंजाम नहीं दे पाएंगे और सही प्रकार के उत्पाद का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली जो संगठन का उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छा उत्पाद तैयार किया जाना, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि जो विकास वाला विभाग है, ये उत्पादन वाला विभाग है, ये दोनों समन्वय में रहें। ऐसे ही जो उत्पादन वाला विभाग है ये पैकेजिंग के साथ भी समन्वय में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे उत्पादों का उत्पाद कर दिया और उनकी पैकेजिंग हो नहीं पाई, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो आपने उत्पाद किया है उसमें से कोई सारा माल आपका खराब हो जाए, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन और पैकेजिंग में भी बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ऐसे ही विकास और पैकेजिंग में भी समन्वय होना चाहिए। क्यों? हो सकता है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपने कुछ ऐसी नई चीज खोजी है जिससे कि पैकेजिंग में बहुत आसानी हो, ठीक है ना। या पैकेजिंग वालों को कुछ उत्पादों को पैक करने में दिक्कत आती है तो वो हो सकता है कि विकास वाले विभाग को बताएंगे और विकास वाला विभाग उत्पाद में उस हिसाब से कुछ चेंजेस कर देगा, कुछ परिवर्तन सजेस्ट करेगा। और जो परिवर्तन सजेस्ट करेगा विकास वाला विभाग, उसके हिसाब से जो उत्पादन का विभाग है वो उन प्रोडक्ट्स को, उन उत्पादों को उसी प्रकार से परिवर्तित कर देंगे ताकि जो पैकेजिंग वाली विभाग है उसको आसानी हो, ठीक है ना। तो ये जो आपस का सहयोग है, समन्वय है, वो बहुत आवश्यक है इन सभी विभागों को, जो इनकी इंडस्ट्री है या जो उनका संगठन है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हमने बात करी एक उदाहरण की। तो जो कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, कुछ विचारक हुए हैं, उनके शब्दों में, जैसे ब्रैच हैं, उनके शब्दों में समन्वय का अर्थ विभिन्न सदस्यों के को कार्यों का उचित आवंटन सुनिश्चित कर टीम को संतुलित व एकजुट रखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो सदस्य होंगे आपके समूह में, उनको सही प्रकार के कामों का आप आवंटन करें, उचित तरीके से उनको कामों का आवंटन करें। हो सकता है ये आवंटन उनकी योग्यता के आधार पर हो, उनकी दक्षता के आधार पर हो, उनके कौशल के आधार पर हो, कितना परफेक्ट है, किस किस काम को करने में उनकी रुचि है, या किस काम को वो सही तरीके से कर पाते हैं, या पूर्व में उन्होंने किस प्रकार से काम को सही प्रकार से किया है या नहीं किया। इस सब को देखकर आप उनको कार्यों का उचित आवंटन करें ताकि टीम को, अपनी जो टीम है जिसमें जो एक समूह में आप काम कर रहे हैं, उसको संतुलित और एकजुट आप रख पाएं। और साथ साथ ये भी देखें कि कार्य का जो निष्पादन है, जो कार्य जो सदस्य कर रहे हैं, जो कार्य का निष्पादन है वो सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाकर किया जाए, उनको एक साथ लेकर किया जाए, ठीक है ना। और एक जो ये तो बात हुई ब्रैच के शब्दों में समन्वय के अर्थ की। तो यहाँ हम समन्वय की बात को समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे समन्वय के महत्व की। समन्वय क्यों महत्वपूर्ण है? तो बिना समरूप प्रयत्न के, अगर एक जैसे प्रयत्न पूरे विभाग नहीं करेंगे, सभी व्यक्ति नहीं करेंगे, अथवा कार्यों की अगर एकता नहीं होगी, ठीक है ना, कार्यों में एकता नहीं होगी, तो कुछ विभागों के लक्ष्यों की प्राप्ति, जो कुछ विभाग हैं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वो दूसरे विभागों के प्रतिकूल जा सकती है, ठीक है ना। हो सकता है जैसे अभी मैंने कहा कि उत्पादन का जो विभाग है वो, मान लीजिए जो पैकेजिंग वाला विभाग है उसने कुछ दिक्कत बताई कि इस माल को पैक करने में कुछ दिक्कत आ रही है, और उसने विकास वाले विभाग से रिक्वेस्ट की कि वो उत्पाद में कुछ परिवर्तन करे, ठीक है ना।
तो हो सकता है कि जो विकास वाला जो विभाग है वो कुछ उसके अंदर परिवर्तन सजेस्ट करे, कुछ सलाह दे कि उत्पाद में इस प्रकार से परिवर्तन कर लिए जाएं। लेकिन उत्पादन के विभाग को जो आसानी हो रही है वो इसी प्रकार जो अभी जो माल बन रहा है उसी तरीके से माल बनाने में आसानी है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सारी मशीनों का सेटअप चेंज करना पड़ेगा और हो सकता है जो उनका टारगेट निश्चित है कि उनको इतने दिन में इतना माल बनाना है, वो उस टारगेट से पीछे रह जाएं। तो इसलिए हो सकता है वो उन चेंजेस को ना माने, उन परिवर्तनों को ना माने। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, इससे जो उत्पादन वाले लोग हैं वो बराबर उत्पादन तो करे जाएंगे, लेकिन पैकेजिंग वालों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि माल तो तैयार हो जाए लेकिन पैकेजिंग ना हो पाने के कारण वो माल बाजार में ना पहुंचाया जा सके। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली जो कंपनी का गोल है, कंपनी का उद्देश्य है, वो है बाजार में माल को ले जाकर बेचना। जब पैकेजिंग नहीं हो पाई तो माल बिक नहीं पाया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो उत्पाद है उसके विभाग का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, उसने उत्पादन तो भरपूर मात्रा में कर दिया, लेकिन पैकेजिंग का जो लक्ष्य था उसके ये विपरीत चला गया, क्योंकि पैकेजिंग वाले उसकी सही तरीके से पैकेजिंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको उस माल को पैकेज करने में, पैकिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी यह उपलब्धि समय बीत जाने पर महत्वहीन हो जाती है, हो भी जाएगी। माल उसने भले ही कितना बना दिया उत्पाद के विभाग ने, लेकिन जब पैकेज नहीं हो पाया और बाजार तक नहीं पहुंच पाया तो कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, और फायदा नहीं हुआ तो उसका कोई महत्व नहीं हुआ। उन्होंने भले ही कितनी भी मेहनत उस एक पर्टिकुलर विभाग ने की हो, भले ही कितना उत्पादन किया हो। तो कार्यों में एकता लाने के लिए अंतः विरोधी क्रियाओं के विरोधाभास को रोकना होगा। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं जो कि अंतः विरोधी हैं, ठीक है ना, पैकेजिंग वाले कह रहे हैं माल के जो उत्पादन आप कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि पैकेजिंग सही से प्रकार से हो पाए, और उत्पादन वाले कह रहे हैं कि हम सुधार नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के अंतः विरोध है, इनमें आपस में एक विरोध है। ठीक है ना? तो ऐसी क्रियाओं के विरोधाभास को जो मैनेजर्स हैं, जो ऊपर के मैनेजर हैं, जो कि सभी सारे विभागों के ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना, उन सबको देखते हैं, तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना? ताकि वो क्या कर सकें, कार्यों में एकता ला सकें। कार्यों के आकार और पैमाने की वृद्धि के साथ समन्वय का महत्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक काम छोटे लेवल पर होते हैं, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना आसान होता है। आपने देखा होगा, जब आप कुछ कम लोग एक साथ होते हो तो किसी काम को करने में आपको आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे की बात आसानी से समझ जाते हो। जब तक आपका समूह में 3-4 लोग हैं, जब आपका समूह बड़ा हो जाता है जिसमें 15-20 लोग हों, तब चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे की ओपिनियन को सही नहीं मानते हैं, वो सब अपने अपने विचार रखते हैं, दूसरा उससे सहमत होता नहीं है, तो उनके बीच में एक मत बनाना, समरूपता लाना बहुत मुश्किल काम है। तो वही उदाहरण यहाँ पर संगठन के लिए भी लागू होता है। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता जाता है, समन्वय में प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है ना? समन्वय करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ठीक है ना? तो और इसी के साथ जो समन्वय है उसकी महत्व भी बढ़ता जाता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े संगठन में समन्वय ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? छोटे वाले जो संगठन है उनमें अगर समन्वय कम भी है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो बड़े आकार है, कार्यों जहाँ पे कार्यों का आकार ज्यादा है, बड़े संगठन है, तो कार्यों के आकार और पैमाने की वृद्धि के साथ समन्वय का महत्व अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना? जब कार्य का आकार तथा मात्रा बढ़ती है तो अधिक कर्मचारी, जैसे मैंने आपसे कहा, लोग ज्यादा हो गए तथा कार्य समूह की आवश्यकता होती है, इसलिए लोगों के एक दूसरे के उलट कार्य करने की अधिक संभावनाएं होती हैं। मुझे लगता है अगर आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आपके समूह का आकार बढ़ता जाएगा तो लोग एक दूसरे के उलट काम करने की लोगों के उलट का एक दूसरे के उलट काम करने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने अधिक उनके आपस में डिफरेंसेस होने की संभावना रहती है, उतने उनके बीच में अंतर हो सकते हैं। तो साधारणतः बड़े संगठनों की गतिविधियां अलग अलग स्थानों पर होती हैं। ठीक है ना? जो बड़े संगठन होते हैं उनमें अगर उत्पादन यहाँ हो रहा है तो उसका हो सकता है पैकेजिंग कहीं बहुत दूसरी जगह हो रही हो। ठीक है ना? और उसको बेचने के लिए तीसरी जगह ले जाया जा रहा हो। तो क्या होता है, जो गतिविधियां हैं वो अलग अलग जगह पर होती हैं, जिसके कारण व्यक्तियों का आपस में संपर्क नहीं हो पाता है। और जब संपर्क नहीं हो रहा है, समन्वय के लिए संपर्क बहुत आवश्यक है, जो संप्रेषण है वो बहुत आवश्यक है। तो जब संपर्क ही नहीं है तो समन्वय करना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? जो ऐसी रिमोटली जो चीजें, मतलब दूर दूर
स्थित होती हैं यूनिट्स, वहाँ पर समन्वय की में करने में और ज़्यादा परेशानी आती है। तो व्यवसाय के आकार में वृद्धि साधारणतः उसकी क्रियाओं में विविधता से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो कभी कभी वर्तमान उत्पादों के साथ उनसे संबंधित ना होने वाले उत्पाद भी मिला दिए जाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, क्रियाओं का विभाजन और उपविभाजन हो जाता है, जिससे प्रबंधकीय स्तरों में वृद्धि होती है तथा दायित्वों का लंबवत विभाजन हो जाता है और फिर समन्वय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? अभी हमने बात की थी, अगर मैनेजर्स का लेवल बढ़ जाएगा, मान लीजिए अभी तो हम कहते हैं कि मैनेजर के 3 स्तर हैं, एक है ऊपरी स्तर, फिर है एक मध्यम स्तर और एक है निचला स्तर। तो मान लीजिए निचले स्तर पे भी अगर 3 स्तर और हो गए, कुछ सबसे ऊपर वाले निचले स्तर के, कुछ उससे नीचे वाले, तो इससे क्या होता है, इससे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तब तब आपको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा आती रहेगी। समन्वय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगा, समस्या वाला भी हो जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। बहुत ज़रूरी भी हो जाएगा कि आप जितने भी आपके मैनेजर्स के लेवल हैं उन सबको एक साथ एक रूप से काम करवाएं उन उन लोगों से, ठीक है ना, ताकि आपके जो संगठन के उद्देश्य हैं वो आप पूरे कर पाएं, ठीक है। तो ये सब व्यवसाय के आकार में वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तनों से समन्वय के महत्व को बताने के लिए आपको क्या कहा गया है, ठीक है ना। और संगठन में समन्वय के महत्व के कारण कभी कभी इसे प्रबंध का सार के नाम से भी पुकारते हैं। तो जो मैनेजमेंट का सार है, ठीक है ना, मैनेजमेंट को अगर एक लाइन में अगर हम बोलें तो हम उसको कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो संगठन का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब ही संगठन है, ये कहने का मतलब है कि प्रबंध का जो सार है, जो मेन जो मुख्य एक्टिविटी है, मुख्य कार्य है, वो है संगठन। तो ये सभी विभागों, संगठन की शाखाओं और प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकों का कार्य होता है, ठीक है। तो समन्वय क्या है, वो सभी विभागों, संगठन की शाखाओं और प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकों का काम होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक कार्य की, जो कि है नियंत्रण। अभी हमने बात की कोऑर्डिनेशन की, अब हम बात करेंगे कंट्रोल की, इसको की नियंत्रण कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो किए गए कार्यों की समय समय पर जांच की जाती है, ठीक है ना। जो काम आपने निश्चित किया है, जिस काम की योजना बनाई है, तो उस काम की आप समय समय पर जांच करते हैं, ताकि आप ये कंफर्म कर सकें, सुनिश्चित कर सकें कि जो आपने किया है, जो आउटपुट आपको मिला है, जो प्राप्त किया गया है, वह योजना और लक्ष्यों के अनुरूप है। जो आपने प्लान किया था वैसा आपको आउटपुट मिला है या नहीं मिला है। तो ये जो है, ये वास्तव में नियंत्रण कार्य कहलाता है, ठीक है ना। इसी को नियंत्रण कार्य कहते हैं। अतः प्रबंध के कार्य के रूप में नियंत्रण का अर्थ कार्य के वास्तविक निष्पादन का नियोजित अथवा मानक निष्पादन से मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। एवं यदि आवश्यकता हो तो सुधारात्मक कदम उठाना है, ठीक है ना। तो प्रबंध के कार्य के रूप में नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ, जो काम का वास्तविक निष्पादन है, जिस प्रकार से आपने काम किया है, उसका जो प्लान आपने किया था, जो आपने नियोजन किया था, अथवा जो आपका स्टैंडर्ड जो आपने माना है कि ये इस प्रकार से काम होना चाहिए, या आपने एक टारगेट हमने रखा हो कि ये टारगेट आपको अचीव करना है, तो उससे आप क्या करेंगे, उससे उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए, आपने ये निश्चित किया कि आपने अपनी फैक्ट्री में 5,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है ना, 5,000 वस्तुओं का उत्पादन करना है, और आपने टारगेट रखा है कि आपको 1 महीने में 5,000 वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो मोटा मोटा जब आपको 5,000 वस्तुओं का उत्पादन 1 महीने में करना है, तो आप मान के चलिए आपको 25 दिन ही काम कराना है, ठीक है ना। तो आपको लगभग 200 पीस हर दिन बनाने होंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिन में कि कितने पीस आपको बनने चाहिए। अगर आपके वर्किंग डे 7 वर्किंग डे में आपको करीब करीब 1400 पीस आपके बन जाने चाहिए, क्योंकि आपको केवल 25 दिन ही काम कराना है और आपको 5,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, आपने प्लानिंग करी है कि 5,000 बनाना है, आपका नियोजित जो लक्ष्य है वो है 5,000 यूनिट्स का, और आपने जो मानक रखा है वो है 5,000 का। तो आप उससे मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी एक विशेष अवधि में कि आप अपने टारगेट के करीब हैं या टारगेट से पीछे हैं। अगर आप पीछे हैं तो आप सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। सुधारात्मक कदम का मतलब है कि आप हो सकता है वर्कर्स की संख्या बढ़ा दें, या हो सकता है मशीनों की संख्या बढ़ा दें,
और ये भी संभावना है कि हो सकता है कि आपने टारगेट ही बहुत सुपरफ्लुअस रख रखा हो, मतलब बहुत बड़ा टारगेट रख रखा हो जो कि अचीव ना किया जा सकता हो, जो कि प्राप्त ना किया जा सकता हो। तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य को ही परिवर्तित कर दें, ठीक है ना, लक्ष्य में ही कुछ परिवर्तन कर दें, वो भी सुधारात्मक कदम होगा, ठीक है ना। तो ये नियंत्रण का अर्थ है। अब अगर हम उनके जो विचारक हैं, जो उसको जो विशेषज्ञ हैं, उनके शब्दों में अगर जानना चाहें तो हेनरी फेयोल, उनके शब्दों में नियंत्रण का अभिप्राय इस बात की जांच करना है, ये जांच करना है कि क्या सभी कार्य स्वीकृत योजनाओं जो आपने प्लानिंग की थी, निर्धारित नियमों जो नियम आपने बनाए थे, जारी निर्देशों, निश्चित और निर्धारित योजनाओं के अनुसार ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपने प्लानिंग की थी, जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जा रहे हैं या नहीं, इस बात की जांच करना ही नियंत्रण है। और ब्रैच के अनुसार नियंत्रण का अभिप्राय पर्याप्त प्रगति और कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए वर्तमान कार्य निष्पादन का पूर्व निश्चित मानकों, जो पहले से आपके जो मानक निश्चित हैं, जो आपने सोच रखा है कि ये चीजें होनी चाहिए, उससे मिलान करना, उसको उससे मिलाना उसको, और वर्तमान कार्य योजनाओं के अनुभवों को, जो आपके अभी जो चल रही जो कार्य योजनाएं हैं, उनसे जो आपको अनुभव मिलेंगे, जो आपको सीखने को मिलेगा, उसको भविष्य के मार्गदर्शन के लिए रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो इसमें इसने एक चीज और ऐड कर दी है कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए आप अभी जो आपने कार्य योजनाएं बनाई हैं, उसके जो अनुभव हैं, उसको आप रिकॉर्ड भी करेंगे। तो ये रिकॉर्ड करना भी नियंत्रण के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। केवल आपको मतलब तुलना ही नहीं करनी है, साथ साथ जो आपकी कार्य योजना है उससे जो आपको अनुभव मिल रहे हैं, जो नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, उनको आपको भविष्य के लिए रिकॉर्ड करना भी सम्मिलित है उसी प्रक्रिया में, ठीक है। तो जो नियंत्रण है, योजना बनाने और नियंत्रण करने में निकट का संबंध है। क्यों? क्योंकि जो आप योजना बनाते हैं, वो योजना सही प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उस योजना को किस प्रकार से परिवर्तित करना है या नहीं करना है, ये सब कौन निश्चित करता है? नियंत्रण के द्वारा आप करते हैं, ठीक है ना। तो योजना बनाना और नियंत्रण, ये दोनों आपस में संबंधित हैं, ठीक है ना। और योजना के अंदर परिवर्तन किसके सहायता से किए जाते हैं? नियंत्रण की सहायता से किए जाते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग प्लान हैं, जो आपकी वर्तमान योजनाएं हैं, अगर वो सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो नियंत्रण के माध्यम से आप चेक करेंगे और सुधारात्मक कदम उठाते हुए उसको परिवर्तित करेंगे। जो योजना है उसके अंदर परिवर्तन का काम भी नियंत्रण करता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहारे ही ये चलते हैं। तो नियंत्रण योजना पर आश्रित है, क्योंकि योजना के द्वारा लक्ष्य अथवा मानक निर्धारित किए जाते हैं, मतलब वो चीजें निर्धारित की जाती हैं जिसके की हिसाब से आप तुलना करोगे आगे, ठीक है ना। तो वो कौन निश्चित कर रहा है? वो योजना निश्चित कर रही है, ठीक है ना। और उसके माध्यम से आप वास्तविक कार्य की तुलना करते हैं। और दूसरी ओर नियंत्रण से योजना की समीक्षा होती है। अगर योजना के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है योजना में आप परिवर्तन कर दो, आप लोगों की संख्या बढ़ा दो, आप जो मशीनें हैं उनकी संख्या बढ़ा दो, या फिर आप लक्ष्यों को परिवर्तित कर दो, ठीक है ना। कुछ भी आप कर सकते हो, सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा? आपके मूल्यांकन पे डिपेंड करेगा। अगर जो चीजें हैं जो पहले से तय की गई थी उसके हिसाब से चल रही हैं, तब तो आपको कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने जो तय किया था उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, तो आप जो योजना है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। इससे योजना की कमियों का पता चलता है और योजना में सुधार लाने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो दोनों योजना और नियंत्रण एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है ना। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। ये जो दिखाया गया है, ये अभी आपने जो देखा वीडियो, ये एक स्टील फैक्ट्री का चित्र है, जिसमें कि एक कारीगर, एक कर्मचारी स्टील की शीट को काट रहा है, ठीक है ना। तो हमारी जो फैक्ट्री है, हम एक काल्पनिक फैक्ट्री है जिसमें कि हमारे पास 10 लोग हैं। तो ये जो 10 हरे बिंदु आपको देख रहे हैं, ये 10 लोग हैं। इन 10 लोगों को अपनी अपनी फैक्ट्री में रख रखा है और आपने इनको लक्ष्य दिया है कि ये एक दिन में स्टील के 40 टुकड़े काटें और एक सप्ताह में कुल मिला के 240 टुकड़े ये काटें। एक सप्ताह में माना गया है कि 6 दिन ही काम आपकी फैक्ट्री कर रही है, तो 40 छंग 240, तो 240 टुकड़े आपको एक आदमी से एक हफ्ते में लेने हैं, ठीक है ना। ये आपने योजना बनाई है, इस योजना पर आप चल रहे हैं। आपको एक हफ्ते में 240 टुकड़े कटवा के इनसे चाहिए स्टील के।
ठीक है। अब एक हफ्ते बाद आपने अपनी जो योजना थी उसकी समीक्षा करी, ठीक है ना, उसको देखा कि क्या चल रहा है। तो आपने देखा कि जो ये 6 लोग थे, ठीक है ना, ये जो 6 लोग हैं ये तो सप्ताह में 200 टुकड़े काट रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी के जो 4 लोग हैं ये सप्ताह में केवल 180 टुकड़े काट रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब आपने ये चीजें देखी, आपको आपका लक्ष्य था 240 का, कि 240 आपको टुकड़े एक हफ्ते में मिलने चाहिए, लेकिन आपको मिले कितने, एक हफ्ते में मैक्सिमम 200 टुकड़े मिले, वो भी केवल 6 लोगों से, और बाकी जो 4 लोग हैं उन्होंने केवल 180 टुकड़े दिए, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने भौतिक रूप से जाकर जो मशीनें थी, जो कार्यस्थल था उसकी समीक्षा करी और देखा कि मानक रूप से होना क्या चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार से काम करने में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई ऐसी तो चीज नहीं है जिससे कि उनकी उत्पादकता में कमी आ रही हो, ठीक है ना। तो सारा इवेल्युएशन आपने किया। तो आपने क्या किया, इवेल्युएशन के आधार पर आपने जाना कि जो आपने लक्ष्य रखा था 240 टुकड़े का वो बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, उतना मानक स्थितियों में किया जाना संभव नहीं था। तो आपने जो कुशल कर्मचारी थे उनको देखते हुए आपने ये डिसाइड किया कि आपको जो लक्ष्य रखना चाहिए वो एक सप्ताह में केवल 200 टुकड़ों का ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने जो लक्ष्य है उसी को ही परिवर्तित कर दिया। तो ये क्या था, ये नियंत्रण था, ठीक है ना, आपने नियंत्रण की प्रक्रिया यहाँ पर करी है। जो आपने आपके जो निर्धारित मानक थे 240 टुकड़े का, उससे कंपेयर किया, आपने देखा कि 240 टुकड़े का उत्पादन तो मिल ही नहीं रहा है। फिर आपने जो भौतिक रूप से उसकी समीक्षा की, जाकर देखा, मशीनों को देखा, लोगों को देखा, लोग सही प्रकार से स्वस्थ थे, कोई परेशानी नहीं थी, मशीनें भी सारी सही तरीके से काम कर रही थी और समय भी पूरा वो लगा रहे थे, ज़्यादा कोई मतलब काम चोरी वाली संभावना भी नहीं थी। तो आपने पाया कि जो 240 टुकड़े का जो लक्ष्य आपने दे रखा था अपने कर्मचारियों को वो बहुत ज़्यादा था। तो आपने क्या किया, सप्ताह में 200 टुकड़े का ही लक्ष्य निर्धारित कर दिया, ठीक है, पुनः निर्धारित जो आपका लक्ष्य है वो अब 200 टुकड़े का है। तो इस प्रकार से नियंत्रण रखने के लिए प्रबंधक को क्या चाहिए कि वो मानक स्थापित करे, ठीक है ना, नए नए स्टैंडर्ड्स खुद स्थापित करे, वास्तविक एवं मानक कार्यों के स्तर को मापने के लिए सूचना एकत्रित करे, जैसे अभी आपने करी, हम लोगों ने देखा कि भाई जो उनकी कार्य की परिस्थितियां थी वो ठीक हैं या नहीं है, मशीनें ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सारी सूचना एकत्रित करी, और यदि इन दोनों में कोई अंतर पाया जाए तो उसे इस विचलन, जो विचलन मतलब जो डिफरेंस है, जैसे हमारे केस में 240 हमने मानी थी यूनिट्स बननी चाहिए और मिल रही थी कितनी, 200, तो विचलन कितने का हो गया, 40 का। क्यों, क्योंकि 240 और 200 का अंतर जो होता है वो 40 होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई विचलन, कोई अंतर पाया जाए तो इस विचलन को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे केस में हमने क्या सुधारात्मक कार्रवाई की, इस उदाहरण में हमने जो लक्ष्य था उसको ही परिवर्तित कर दिया ताकि जो लेबर है उस पर अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। भाई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि अगर वो अच्छी तरीके से मतलब बहुत तेजी से काम करें तो हो सकता है अच्छा उत्पादन ना कर पाए, जो माल बन रहा है उसकी गुणवत्ता में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो वो भी हमको पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप माल के आउटपुट को ही देखें, उसकी गुणवत्ता को ना देखें। क्यों, क्योंकि माल का आउटपुट भी जरूरी है, माल आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ उसकी क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना मानक के ऐसा कोई आधार नहीं होगा जिससे कार्य का मूल्यांकन आप कर सके, ठीक है ना। तो आपने अपना नया मानक बना दिया, अब आपने कहा कि आपको 200 टुकड़े काटने हैं, तो अब आपके पास एक नया मानक है 200, लेकिन मानक का होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि आप उसी मानक के आधार पर उनको अगले हफ्ते इवेलुएट करेंगे, अगले हफ्ते उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई मानक ही ना हो तो आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। नियंत्रण के अर्थ में केवल किए गए काम की मात्रा की जांच ही नहीं बल्कि किए गए काम की गुणवत्ता, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है, उसमें लगे समय, कितना समय लग रहा है, और उसकी लागत संबंधी जांच भी सम्मिलित है। लागत की बात जब हम करते हैं तो वेस्टेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप चाहते हैं कि आप कम से कम वेस्टेज करें, ठीक है ना। क्यों, वेस्टेज सारा का सारा जो वेस्टेज है वो आपकी लागत को बढ़ाता है। जितना वेस्टेज आप कम करेंगे उतने आपकी लागत कम होगी। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, मैनेजर्स को, प्रबंधकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो, जो काम की क्वालिटी है वो सुधरे और माल की क्षति को कम किया जा सके। माल में जो नुकसान है, माल की जो क्षति हो सकती है उसको आप कम कर सके, ठीक है ना। तो ये मैनेजर्स का काम होना चाहिए।
अब हम अगली जो वीडियो है उसमें नियंत्रण की विशेषताओं की बात करेंगे, जो कि एक बार हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि योजना नियंत्रण का आधार है। तो योजना के आधार पर ही आप तय कर पाते हैं कि नियंत्रण के लिए क्या मानक आप उपयोग में लाएंगे। नियंत्रण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब तक आपका संगठन चल रहा है, आप निरंतर नियंत्रण को अपने उपयोग में लाते रहेंगे। जो चीज़ें हैं उसको इवेलुएट करते रहेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे और उसमें यथावत सुधार करते रहेंगे। नियंत्रण सर्वव्यापक है। हर एक्टिविटी में नियंत्रण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कार्यवाही नियंत्रण का सार है। नियंत्रण के बेस पर ही आप सुधारात्मक कार्यवाही, कोई भी कार्यवाही जो है आप नियंत्रण के आधार पर ही करते हैं। नियंत्रण आगे की ओर देखता है, नियंत्रण सुधार करता है। नियंत्रण से आप देखते हैं कि फ्यूचर में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो नियंत्रण किसकी ओर देखता है? आगे की ओर देखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पूरे पार्ट को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर आप क्यों दे रहे हैं, आपकी कोई निजी जानकारी हम इसमें नहीं लेते हैं। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात, अगर आप हमको इससे मैसेज करेंगे तो आप हमारे साथ अपनी किताब की फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है किताब में लिखा हुआ, वो भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप एक अच्छा साधन है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है। साथ साथ आप लोगों से एक बार फिर भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।